हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं सुलभ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं ज्ञानशिला एकेडमी की ट्राइबोलॉजी की क्लास में। ट्राइबोलॉजी एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 ये हम पढ़ रहे थे। आज हमारी 8th क्लास है और अभी तक हम ट्राइबोलॉजी में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम संवैधानिक प्रावधान पढ़ चुके हैं, जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं पढ़ चुके हैं कि जनजातियाँ क्या कहलाती हैं, उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो अलग अलग अनुसूचियां हैं या जो क्या है उनके बारे में, शेड्यूल एरिया हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे उनकी घोषणा होती है। फिर इसके बाद जनजातीय सलाहकारी परिषद, जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद, मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद, इनके बारे में, इनके प्रशासन क्षेत्र के नियंत्रण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने जाना इनका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार के बाद हमने इसमें जाना क्या, जनसंख्या संबंधी जनजातियों के आंकड़े और भी जो प्रमुख तथ्य हैं जनजातियों संबंधित, किसने क्या कहा, ये भी हमने जाना। फिर उसके बाद हमने भील, गोंड और कोरकू, इन 3 जनजातियों को हम पढ़ चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कोल जनजाति। क्या कोल जनजाति, एक बार फिर मैं बता देता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है। तो क्या, वर्गीकरण, विस्तार, संवैधानिक प्रावधान, फिर सेंसस, जनसंख्या संबंधी आंकड़े, फिर इसके अलावा क्या, भील, गोंड, कोरकू। आज हम क्या करेंगे, कोल और पारधी जनजाति। कोल, पारधी। चलिए तो आगे देखते हैं। कोल जनजाति। कोल जनजाति के बारे में सबसे पहले तो क्या, मुंडा समूह की जनजाति है। कौन से समूह की है, यह मुंडा समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। और ये क्या, ऑस्ट्रिक समूह, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जनजातीय मानव समूह है उसका एक वर्ग है। क्या, मुंडा समूह की ऑस्ट्रिक परिवार की है। और इसका मूल स्थान क्या है, रीवा जिले का कुराली क्षेत्र। आपको 2-3 नाम मिलेंगे, रीवा का कुराली क्षेत्र, बद्री राजा और फरंदा। आपको याद रखना है इनका संबंध किससे है, इनका संबंध कोल जनजाति से है। बद्री राजा, फरंदा, कुराली क्षेत्र। बद्री राजा, फरंदा, कुराली क्षेत्र, रीवा के कुराली क्षेत्र। फिर बद्री राजा का संबंध भी कोल जनजाति से और फरंदा क्षेत्र का संबंध भी किससे है, इसी से। फिर जो कोल जनजाति है, कोल जनजाति का क्या, वाल्मीकि रामायण में भी कोल किरात का उल्लेख है। कोल जनजाति का उल्लेख कहां पर है, वाल्मीकि रामायण में। अब ध्यान कीजिए, याद कीजिए, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये हमारा क्या है, हमारा मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो कोल जनजाति है, कौन सी जनजाति है, कोल जनजाति। तो कोल जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है, इस क्षेत्र में कोल जनजाति निवास करती है। और आप यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर कौन, यहाँ पर है चित्रकूट। चित्रकूट में क्या, भगवान राम रहे थे 11 वर्ष। तो क्या, वाल्मीकि रामायण से इसका संबंध है। फिर इसके बाद विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण में भी कोलों का उल्लेख है। किस किस पुराण में है, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण में भी किसका, कोल जनजाति का उल्लेख। और ये क्या, स्वयं को सबरी का वंशज मानते हैं। सबरी कौन थी, सबरी थी वह एक आदिवासी वृद्ध महिला जिन्होंने क्या, भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। और उनका जूठे बेर खिलाने का उद्देश्य क्या था कि कोई खट्टा बेर उन्हें प्राप्त ना हो, सारे मीठे मीठे बेर हों। तो वो टेस्ट कर करके कि जो मीठे मीठे बेर हैं वह वो राम को खिला रही थीं। तो ये कोल क्या मानते हैं, सबरी को अपनी माता या अपना वंशज मानते हैं, सबरी को। फिर ऋग्वेद में कोलों को क्या, कोलहटी। ऋग्वेद में
कोल जनजाति के लोगों का क्या कोलहटी कहा गया है। तो रामायण में भी उल्लेख है, फिर सबरी से संबंध है, और ऋग्वेद में कोलों को कोलहटी कहा गया है। और कोलहटी का तद्भवीकरण के पश्चात कोल हुआ और अंत में क्या कोल हो गया। तो जो कोल है ये किसका, कोलहटी का तद्भव से बना है। कोलहटी का तद्भव रूप है कोल। याद रखिए, तत्सम तद्भव आपने हिंदी में पढ़े होंगे, तो वही तद्भवीकरण के फलस्वरूप, कोलहटी के तद्भवीकरण के फलस्वरूप कोल शब्द गढ़ा गया। जो कोल हैं, कोल अपना मूल निवास कहाँ, रीवा जिले के फरिंदा और कराली गांव को मानते हैं। किसको, मैंने आपको बताया था, कराली क्षेत्र, फरिंदा और बद्री राजा, इन तीन को आप आपस में जोड़कर रखें। यह है कोल जनजाति के मूल निवास स्थान से संबंधित नाम हैं। फिर आगे तो भाई जो ये कोल जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, इसके क्षेत्र की बात करें तो बघेलखंड, शहडोल, जबलपुर, मंडला। बघेलखंड में आपका सीधी सिंगरौली भी आ जाएगा, इसके अलावा रीवा में भी पाई जाती है। जो मैंने अभी आपको मैप के थ्रू बताया था, मैप में मैंने आपको बताया था कि ये जो कोल जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है। कोल जनजाति इस क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखिएगा, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति कोल जनजाति है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। फर्स्ट कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो आप लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे आप भील, और सेकंड में लिखेंगे क्या, गोंड, और थर्ड में लिखेंगे क्या, कोल। जो भील हैं वो 39% हैं, याद रखिए, और जो कोल हैं, कोल 7.28%। कोल जनजाति के लोग कहाँ, प्रायः बड़े गांव और कस्बों से दूर रहते हैं और जंगल के किनारे। तो भाई कौन सी जनजाति है जो बड़े नगरों गांव में रहती है, सभी जनजातियां बड़े नगरों गांव से दूर रहती हैं, जंगलों के पास। तो ये कोई स्पेसिफिक फैक्ट नहीं है जो आपको याद करना है। ये जो अपने कच्ची मिट्टी घर बनाते हैं, घास फूस के घर, झोपड़ी बनाते हैं, उसे क्या मड़ई कहा जाता है। जो यह झोपड़ी बनाते हैं उसे क्या मड़ई कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर कोल जनजाति की महिलाएं क्या नीले रंग का गुदना गुदवाती हैं। कौन से रंग का, नीले रंग का गुदना। गुदना सभी जनजाति की महिलाएं गुदवाती हैं, बस इनमें स्पेसिफिक क्या है कि ये नीले रंग का गुदना गुदवाती हैं, यह आप याद रखें। फिर इसके बाद ये क्या, गले में लाख के, याद रखना है लाख, क्योंकि जब आप मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोग ध्यान देते होंगे कि इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लाख के कलाकार पाए जाते हैं और लाख की यहाँ पर शिल्प कला भी की जाती है। तो ये क्या, लाख के कंठा, कंठा मतलब गले में पहनने वाली कुछ आभूषण है, माला, हाथों में कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां। तो आपको क्या, लाख का संबंध किससे है, कोल जनजाति से। फिर ये क्या, पुरुष प्रधान समाज है, मतलब क्या, पितृसत्तात्मक समाज होता है। कोल जनजाति का समाज कैसा, पितृसत्तात्मक समाज होता है। और समाज एवं परिवार सभी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन, पुरुष द्वारा ही लिए जाते हैं। तो पितृसत्तात्मक समाज कोई भी हो, सभी महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेंगे, परिवार का वरिष्ठ मुखिया या सबसे वृद्ध पुरुष जो है वही क्या, परिवार के सभी निर्णय लेता है। और समाज का मुखिया भी एक पुरुष होता है। तो क्या, कोल जनजाति के लोग कैसे हैं, पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज है, लाख का यह प्रयोग करते हैं आभूषणों के लिए। फिर जो फूफा है, फूफा भाई जो किससे कहानी कहावत चलती है कि भाई शादियों में रूठने का अधिकार है फूफा को, फूफा तो रूठेगा ही। तो क्या, फूफा क्या है, सबसे ज्यादा सम्मान पाए जाने वाले व्यक्ति होते हैं परिवार में। परिवार में रिलेटिव्स में सबसे ज्यादा सम्मान पाए जाने वाले व्यक्ति कौन, फूफा। और उसके बाद आते हैं जीजा और फिर मामा। फूफा, जीजा और मामा। तो आपको याद क्या, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये सामान्य समझ की बात है। भाई फूफा तो सभी जगह सम्मानीय होते हैं और नाक ऊंची वाले। फिर इसके बाद इनका मुख्य भोजन क्या है, रोटी, चावल, दाल, मांस, मछली और कुदई। आपको इसमें क्या, कुदई याद रखनी है। कुदई की एक भाजी भी होती है, कुदई की एक इनके यहाँ भाजी भी होती है। और बाकी कोदो कुटकी जो मोटा अनाज, कुदई क्या, एक कोदो, जो कोदो है उसको कुदई बोलते हैं। कोदो कुटकी आपने शब्द सुना हो, एक क्या है, मोटा अनाज है। तो कुदई की रोटी भी ये खाते हैं।
फिर और क्या करते हैं, तो सभी जनजाति के लोग क्या करते हैं, हमने पढ़ा था वनोपज का संग्रहण करते हैं, कंदमूल का सेवन करते हैं। तो क्या कंदमूल फलों का उपयोग भी यह अपने भोजन में करते हैं। तो अगर हम इनके भोजन की बात करें तो क्या सामान्य भोजन है, बस आपको क्या एक कुदई का थोड़ा अलग से याद रखना है। फिर बात आती है, एक इनमें प्रथा होती है घोड़ गोबा कार्यक्रम। घोड़ गोबा कार्यक्रम क्या, गोड़ घोबा कार्यक्रम, इसमें होता क्या है, जब एक वर और वधू की शादी पक्की होती है, जब विवाह पक्का होता है, तो जो वधू पक्ष का पिता है, जो वधू का पिता है, वह वर पक्ष के लोगों के क्या पैर धोते हैं। इसमें जो लड़की पक्ष द्वारा क्या किया जाता है, लड़के पक्ष के सदस्यों के पैर धोए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, पैर धोए जाते हैं, याद रखिए। तो गोड़ घोबा कार्यक्रम में क्या होता है, गोड़ घोबा कार्यक्रम किस जनजाति से संबंधित है, गोड़ घोबा कार्यक्रम कोल जनजाति से संबंधित है। यह किस परंपरा से संबंधित है, विवाह के अवसर पर की जाने वाली परंपरा है, जिसमें विवाह पक्का होने पर लड़की पक्ष के लोग लड़के पक्ष के लोगों के पैर धोते हैं, ये है। फिर इस अवसर पर क्या पुरुष से महिला मिलकर क्या कोलदार, कोल दादर, क्या कोल दादर एक गीत गाते हैं, दादर गीत गाते हैं, तो उसको क्या कोल दादर कहा जाता है। जब गोड़ घोबा कार्यक्रम के दौरान जो दादर गीत गाए जाते हैं, किसके दौरान, गोड़ घोबा कार्यक्रम के दौरान जो दादर गीत गाए जाते हैं उसे क्या कोल दादर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल दादर, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर जो जब किसी कोल स्त्री की मृत्यु होती है, किसकी, कोल समाज में किसी स्त्री की मृत्यु होती है, तो उसकी शव यात्रा में महिलाएं भी शामिल होती हैं। ये थोड़ी अलग प्रथा है, सभी जनजाति या सभी समाजों में महिलाओं को सामान्यतः अंतिम यात्रा में जाने की अनुमति नहीं होती है, जबकि कोल जनजाति में किसी स्त्री की मृत्यु होने पर उसकी शव यात्रा में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति होती है। और इसमें क्या होता है कि जो स्त्री के शव को नहलाया जाता है, जो स्त्री के शव को नहलाया जाता है, तो वह क्रियाएं भी कौन करती हैं, महिलाएं ही करती हैं। और इस जब किसी की मृत्यु होती है उसके बाद तीसरे दिन क्या हाई खार क्रिया की जाती है। जैसे कुछ इसका संबंध ऐसे समझ ले कि तीसरे दिन किसी की दाह के तीसरे दिन अपने सनातन परंपरा में भी क्या होता है, खारी उठावन की क्रिया होती है। इसका संबंध कुछ वैसे ही है, हाई खार क्रिया, हाई खार क्रिया। अब इनके हम देवी देवताओं की बात करें, किनकी बात करें हम, इनके देवी देवताओं की, तो कोल जनजाति के लोग क्या देवी देवताओं, जादू टोना, भूत प्रेत, झाड़ फूक आदि पर अटूट विश्वास करते हैं। और इनमें क्या एक होता है भुइयार या गुनिया, क्या भुइयार या गुनिया, तो ये क्या करता है, जादू टोना, झाड़ फूक, भूत प्रेत भगाने का कार्य। तो कोल जनजाति में जादू टोना, झाड़ फूक, भूत प्रेत भगाने का कार्य कौन करता है, भुइयार, जिसे गुनिया भी कहते हैं। तो भुइयार या गुनिया का संबंध किस जनजाति से है, कोल जनजाति से। भुइयार या गुनिया का संबंध किस जनजाति से है, कोल जनजाति से। यह क्या करते हैं, तो यह ओझा होते हैं जो भूत प्रेत भगाने का कार्य करते हैं, जादू टोना करते हैं और झाड़ फूक भी करते हैं। अब ये कोल जनजाति के लोग हैं, मुख्य रूप से किसे, सभी हिंदू धर्म में माने जाने वाले देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण, शंकर जी, हनुमान जी, काली माता, दुर्गा देवी, शारदा देवी, इन सब की पूजा अर्चना कोल जनजाति के लोग करते हैं। मतलब इनकी जो परंपरा है वह सनातन परंपरा के समान है। बस इसमें आपने अलग क्या पढ़ा, एक गोड़ घोबा कार्यक्रम, कोल दादर गीत पढ़ा आपने, फिर आपने क्या देखा, आपने देखा हाई कार प्रथा देखी, जिसमें क्या महिलाएं ही महिला को नहलाती हैं, महिला की शव यात्रा में भी शामिल होती हैं। फिर भुइयार और गुनिया ये क्या करते हैं, यह जादू टोना, भूत प्रेत, झाड़ फूक ये कार्य करते हैं। फिर इनकी शारीरिक संरचना की बात करें हम, कोल जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना की, तो पुरुष क्या होते हैं, प्राय लंबे होते हैं, काले रंग के छरहरे बदन वाले, मतलब हष्टपुष्ट शरीर के होते हैं, लंबाई पर्याप्त होती है इनकी। और महिलाएं क्या सामान्य कद काठी की होती हैं और रंग सामान्यतः काला होता है शारीरिक बनावट में। हालांकि शारीरिक बनावट आप लोगों से इस तरीके से पूछी नहीं जाएगी, फिर भी एक बार देख लेना जरूरी है। आगे हम बात करें कि इनमें क्या चौधरी होता है, जो क्या गांव का मुखिया होता है। क्या इनका गांव का मुखिया कौन, चौधरी होता है, जैसे क्या महतो या गोटिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महतो या गोटिया।
कोल जनजाति में गांव का मुखिया चौधरी कहलाता है, जिसे क्या महतो या गोटिया भी कहा जाता है, महतो या गोटिया। फिर कोल जनजाति के लोग गांव के नजदीक क्या टोला बनाकर रहते हैं, क्या टोला बनाकर, मतलब अपना ग्रुप बनाकर घरों का, जिसे क्या टोला, जिसे क्या कोल्हिन टोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोल्हिन टोला। फिर जो जहां पूरा गांव ही कोलों का बसा होता है, उस पूरे गांव को क्या कोल्हान। जहां पूरा गांव ही क्या कोल जनजाति का बसा हुआ होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कोल्हान। फिर अगर हम इनके विवाह की बात करें, किसकी विवाह की, तो इनमें कौन कौन से, मंगनी विवाह। मंगनी विवाह क्या होता है, मतलब वर पक्ष वधु पक्ष के लोग आपस में मिलकर और एक दूसरे से, मतलब वर की और वधु की शादी फिक्स करें, मतलब अरेंज मैरिज। मंगनी विवाह होती है अरेंज मैरिज। फिर राजी बाजी और विधवा विवाह, ये भी इन्हें प्रचलित है। और परंपराओं में क्या मंगनी विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वर्तमान में सामान्य समाज में भी ये माना जाता है। फिर इसके बाद क्या, अगर विवाह संबंधी, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, क्या है महत्वपूर्ण, यहां देखिए कोदई भाजी, कोदई भाजी की परंपरा। अब देखिए सुनिए, कोदई भाजी की परंपरा है क्या, पहले तो आप ध्यान दीजिए। कोदई भाजी, कोदई भाजी कोल जनजाति में प्रचलित परंपरा है। किसमें, कोदई भाजी कोल जनजाति में प्रचलित परंपरा है। इसमें क्या होता है कि विवाह संबंधी मामलों में यदि कोई महिला, क्या है, महिला एक पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है, तो उस महिला को कोदई भाजी की सजा दी जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, उस महिला द्वारा कोल समाज को भोजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, भोजन, कोदई और भाजी का। तो इसलिए क्या इस परंपरा को क्या कोदई भाजी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, कोदई भाजी। कोदई भाजी परंपरा संबंध किस जनजाति है, कोल जनजाति से। इसमें क्या होता है, यदि कोई महिला विवाह संबंध में समस्या आने पर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, तो उसे कोल परिवार, कोल समाज को कोदई भाजी या भोजन कराना होता है, याद रखें। फिर जो कोल जनजाति है, तो कोल जनजाति में बच्चों एवं कम उम्र के अविवाहितों की मृत्यु होने पर उन्हें क्या दफनाया जाता है। अगर किसी अविवाहित की मृत्यु होती है या बच्चे की मृत्यु होती है तो उसे क्या दफनाया जाता है। जबकि जो किसी वृद्ध की, बड़े बूढ़ों की होती है, विवाहित पुरुषों में महिलाओं की होती है, तो उन्हें क्या जलाया जाता है। तो इनमें दोनों प्रकार के मृतक संस्कार प्रचलित हैं। जो कोल जनजाति है उसमें दोनों प्रकार के मृतक संस्कार प्रचलित हैं। इसमें दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है। तो दफनाते किसे हैं, दफनाते हैं किनको, जो अविवाहित हों या बच्चे हों उनको। जबकि विवाहित महिला पुरुष हों या वृद्ध जन हो तो उन्हें क्या जलाया जाता है, इन्हें दफनाया जाता है, इन्हें जलाया जाता है। अब अगर हम इनके नृत्यों की बात करें कि इनकी नृत्य परंपराएं, बहुत सारे पारंपरिक नृत्य हैं, तो कौन से हैं, कोल दहका इनका सबसे लोकप्रिय नृत्य है। क्या, कोल दहका सबसे लोकप्रिय नृत्य है। आपके लिए नृत्य, नाट्य, लोक कलाएं, इनके लिए अलग से डेडिकेटेड लेक्चर मैं लाऊंगा, तो यहाँ पर आप उसकी टेंशन ना लें। धीरे धीरे चीज़ों को पहले कोल जनजाति को समझें और धीरे धीरे हम क्या इनकी लोक परंपराएं अलग से चैप्टर में कवर करेंगे, सारी जनजातियों की एक ही लेक्चर में। तो अब क्या, कोल दहका क्या, कोल जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। इसमें क्या होता है, स्त्री व पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं, स्त्री व पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं इसमें। और इसके केंद्र में क्या, जो संगीत वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र है इसमें, नगाड़िया, बोलके और झांझ। जो कोल दहका है इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो नगाड़िया, बोलके और झांझ, ये वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं। और ये क्या, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर ये नृत्य करते हैं। इनके अलावा और कौन कौन से नृत्य इनके फेमस हैं, तो इनका केहरा, दोतलिया, नारदी, केहरा, दोतलिया, नारदी, ये भी इनके प्रमुख नृत्य हैं। फिर हम भौगोलिक वितरण की बात करें, किसकी, भौगोलिक वितरण की। तो ये कहाँ पर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, इस बारे क्षेत्र में मऊगंज भी आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, मऊगंज, ये क्षेत्र जो है यहां पर कोल जनजाति पाई जाती है। फिर जो इनका क्षेत्र है, इसे क्या बिंद कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी माना जाता है। इन्हें क्या, बिंद कैमूर श्रेणी का मूल निवासी, किसका, बिंद कैमूर श्रेणी का मूल निवासी माना जाता है। शारीरिक विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, बार बार शारीरिक विशेषताओं को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। फिर
निवास की बात करें, अगर हम इनके निवास स्थान की बात करें तो कोल क्या गांव अधिकांशतः कहाँ होते हैं? खुले स्थानों पर, खुले स्थानों पर अपने गांव बसाते हैं। फिर ये क्या घर इनके क्या किसी भी जनजाति के लोग हों, किसी भी जनजाति का निवास हो, कैसा होगा? घास फूस मिट्टी इन सब से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, इन सब से बना हुआ होता है, तो इनका भी ऐसा ही होता है। और घरों के मध्य मार्ग नहीं होते, केवल पगडंडी होती है। घरों के मध्य पगडंडी मतलब कच्चे रास्ते, सकरी सी गलियां होंगी, बहुत व्यवस्थित रोड्स नहीं होंगे। फिर हम इनके रहन सहन की बात करें, किसकी बात करें? हम इनके रहन सहन की बात करें तो अन्य जनजातियों की तुलना में क्या पूरे वस्त्र धारण करते हैं। बहुत सारी जनजातियां ऐसी भी होती हैं जो पूरे वस्त्र धारण नहीं करती, पता चला पुरुष केवल धोती धारण कर रहे हैं, बंडी कुर्ता या बनियाइन कुछ क्या धारण नहीं करते हैं, या घुटनों तक ही धोती धारण करते हैं, नीचे तक नहीं करते हैं। तो ये भी इनमें अंतर है कि ये पूरी तरीके से वस्त्र धारण करते हैं। महिलाएं हैं तो वो भी सज्जा पर विशेष ध्यान देती हैं, तो किसी भी समाज की महिलाओं वो साज और सज्जा पर, आभूषण पर, गोदना पर ध्यान देती हैं। फिर गोदना, गहनों के साथ गोदना करवाती हैं और आभूषण प्रिय होती हैं। शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, लेकिन परंतु ये क्या गाय एवं शेर का मांस नहीं खाते हैं। गाय एवं शेर का मांस नहीं खाते हैं। कोल किस जनजाति के लोग गाय एवं शेर का मांस नहीं खाते हैं? तो कोल जनजाति के लोग गाय एवं शेर का मांस नहीं खाते हैं। फिर ये क्या केवल त्योहारों के अवसर पर ही मद्यपान या शराब का सेवन करते हैं। मद्यपान या शराब का सेवन त्योहारों के अवसर पर ही करते हैं और शराब स्वयं नहीं बनाते हैं। अधिकांश जनजाति के लोग अपनी ताड़ी, अपनी शराब स्वयं बनाते हैं, लेकिन कोल जनजाति के लोग शराब नहीं बनाते हैं। यह स्पेसिफिक फैक्ट है जो आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद आती है कि ये क्या, ये लोग संगीत के शौकीन होते हैं और इनके घरों में कोई ना कोई वाद्य यंत्र, चाहे वो ढोलक हो, मजीरा हो, नगाड़िया हो, बोल के हो, झांझ हो, कोई ना कोई पाया जाएगा। याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, एक नृत्य बताया था आपको। कौन सा नृत्य बताया था मैंने आपको? याद कीजिए, कौन सा? कोल दहका। कौन सा? कोल दहका। कोल दहका में क्या था? नगाड़िया, बोल के, झांझ, ये क्या थे? वाद्य यंत्र थे। तो भाई ये इनके यहाँ पाए जाएंगे, ढोलक भी पाए जाएगा, मजीरा भी पाए जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें कोल दहका क्या है, इनका नृत्य है। इसके अलावा भी हमने केहरा, दोतलिया और नारदी ये भी देखे थे। फिर क्या संगीत के शौकीन। अब याद कीजिए भील जनजाति, भील जनजाति, भील जनजाति में क्या था? जो युवा थे वो बांसुरी बजाना पसंद करते थे। भील जनजाति में जो युवा थे बांसुरी बजाना पसंद करते थे, जबकि कोल जनजाति के लोग क्या संगीत प्रेमी, संगीत के शौकीन होते हैं। फिर सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो क्या पितृसत्तात्मक समाज है और कुछ उपवर्ग हैं। उपवर्ग ये याद रखना है आपको, इनके उपवर्ग कौन कौन से हैं? दशेरा, पाकुरिया और कगवारिया। दशेरा, पाकुरिया, कगवारिया। कगवारिया बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप याद करें। फिर इसमें क्या होता है कि पत्नी की मृत्यु होने पर विधवा अथवा तलाकशुदा स्त्री से विवाह की प्रथा है। अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह कोई अन्य विधवा से या तलाकशुदा से विवाह कर सकता है। ये परंपरा कोल जनजाति में प्रचलित है। और इसमें क्या गांव की एक पंचायत होती है जिसे गोहिया कहा जाता है। इनके गांव की कोल गांव की एक पंचायत होती है जिसे क्या गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोहिया। फिर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठात्मक है। ऊपर कौन कौन से? दशेरा, पाकुरिया, कगवारिया और पंचायत गोहिया होती है इनकी। फिर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो क्या ये खेती और मजदूर होते हैं और पुरुष क्या करते हैं? बुवाई का काम। जो खेत में बुवाई का काम होता है, फसल बुवाई का, बीज बुवाई का कार्य, वह केवल पुरुष करते हैं, महिलाएं बुवाई का कार्य नहीं करती हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखें, महिलाएं बुवाई नहीं करती हैं, केवल पुरुष करते हैं। इसके अलावा कोल जनजाति के लोग कहाँ? सीधी सिंगरौली और शहडोल क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहाँ पर क्या कोयले की खदानें हैं, तो खदानों में भी मजदूरी का कार्य करते हैं, खेतों में मजदूरी का कार्य करते हैं। फिर हम धार्मिक जीवन की बात करें, किसकी? धार्मिक जीवन की बात करें तो हिंदू देवी देवताओं को ये पूजते हैं, जिसमें क्या ठाकुर देव, बधोसर देव, संयामी, भैरव बाबा, शारदा माता, मरी माता, फिर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, इन सबको पूजते हैं। ये जो फसलों की रक्षा है, फसलों की रक्षा के लिए ये क्या करते हैं? यह सूर्य, चंद्रमा, पवन, इंद्र मतलब प्रकृति की पूजा करते हैं।
फसलों की रक्षा के लिए। फिर गंगा यमुना नदियां जो हैं, क्यों? क्योंकि ये दोआब क्षेत्र में गंगा यमुना नदी भी इनके लिए आराध्य हैं। और जादू टोने विश्वास करते, जादू टोना करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? भुइंहार या गुनिया। जादू टोना करने वाला व्यक्ति क्या? भुइंहार, भुइंहार या गुनिया। फिर ये क्या? मृत्यु पर दफनाने का भी रिवाज है, और दफनाने के साथ साथ जलाया भी जाता है। दो वर्ग में बांटते हैं, जो अविवाहित है उन्हें दफनाया जाता है, और जो विवाहित है बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें क्या? जलाया जाता है। फिर हम उपजातियों की बात करें तो मुख्य रूप से इनकी दो उपजातियां, कौन कौन सी दो उपजातियां? रोतिया रोतेले। रोतिया रोतेले उपजातियां हैं, जबकि हमने क्या? कगवारिया, दशेरा और पाकुरिया, ये जो तीन हमने पढ़े थे क्या उपवर्ग थे? ये क्या थे? उपवर्ग। दशेरा, पाकुरिया, कगवारिया ये उपवर्ग थे, और रोतिया रोतेले ये क्या हैं? रोतिया रोतेले इनकी उपजातियां हैं। क्या हैं? उपजातियां। फिर और कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो कोल जनजाति जो है, ऐसा माना जाता है कि कोल जनजाति जो है पूर्व में शासक वर्ग थी एक क्षेत्र में। जैसे चोल, पांड, चेर, ऐसे कुछ 5 राज्य थे, जिनमें से एक राज्य कोल भी था। तो याद रखिए, जो चोल, पांड, चेर ये राज्य हैं, वैसे ही एक राज्य कोल भी था, ऐसा माना जाता है, किंवदंती है कोल समाज की। तो क्या कोल राज्य कभी चोल, पांड, केरल राज्य की तरह था, और ये शासक वर्ग थे। और जनसंख्या की दृष्टि से क्या? कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका मुखिया चौधरी कहलाता है। इनकी वाचिक परंपरा अत्यंत समृद्ध है। वाचिक परंपरा मतलब मौखिक रूप से अपनी परंपरा को लोगों तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो इनकी बहुत ही क्या है? समृद्ध है। फिर मुंडारी भाषा, मुंडा जनजाति की भाषा क्या है? मुंडारी। मुंडा जनजाति की भाषा है मुंडारी। मुंडारी में कोल का अर्थ क्या होता है? कोल का शब्दार्थ होता है मानव, याद रखिएगा। मुंडारी भाषा में कोल का शाब्दिक अर्थ क्या? मानव होता है। तो ये हुई क्या? हमारी कोल जनजाति। क्या हुई? कोल जनजाति। अब हम देखते हैं क्या पारधी जनजाति, फिर दोनों का रिवीजन करेंगे। पारधी जनजाति, तो ये क्या? मराठी भाषा के शब्द पारख का तद्भव रूप है। क्या? मराठी भाषा के पारख का तद्भव रूप है। कोल जनजाति किसका? ऋग्वेद में उल्लेखित क्या? कोल्हटी। कोल जनजाति जो कोल शब्द है वह ऋग्वेद में उल्लेखित कोल्हटी शब्द का क्या है? तद्भव रूप कोल बन गया। फिर इसका जिसका अर्थ क्या होता है? आखेट। पारक का अर्थ क्या होता है? आखेट। फिर हम बात करें ये क्या कोल जनजाति के साथ क्या बहेलिया को शामिल किया गया है। जब मैंने आपको क्या बताया था, मध्य प्रदेश की 46 जनजातियों की सूची बताई थी, 43, जिसमें से 21वें नंबर की, 32वें नंबर की और 39वें नंबर की जो जनजातियां विलोपित भी हुई थी। क्रम क्या है? 21वें नंबर में कीर थी, 32वें नंबर में मीना थी और 39वें नंबर में पारधी थी। क्योंकि बहुत सारी जनजातियों को बार बार भी लिखा जाता है उसमें अलग अलग वर्ग के अनुसार। इस तरीके से अनुसूचित जो जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की वो 46 थी। फिर 2003 में 3 को हटाकर वर्तमान में 43 बची हुई हैं। तो जो बहेलिया हैं उनमें बहेलिया पारधी समूह में शामिल है। किसमें? पारधी समूह में। अब जो पारधी हैं तो ये क्या होती हैं? आखेट, मतलब शिकारी होती हैं। तो ये शिकारी नहीं आखेटन करती हैं, लेकिन ये जो क्या होते हैं? ऑफिशियल शिकारी होते हैं, जिनका प्रोफेशन ही शिकार करना। उनसे अंतर क्या है? जो शिकारी हैं वो शिकार के लिए बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बंदूक का। लेकिन पारधी जनजाति बंदूक का इस्तेमाल कभी नहीं करती, हमेशा जाल का इस्तेमाल करती है। तो शिकारी और पारधी में अंतर क्या है? शिकारी आखेट करने के लिए बंदूकों का उपयोग करते हैं, जबकि जो पारधी जनजाति है वह जाल का प्रयोग करती है। इसमें भी कुछ अपवाद हैं जो हम अभी आगे देखेंगे कि एक पारधी की एक उपजाति है जो क्या करती है? बंदूक का इस्तेमाल करती है। तो ये पारधी जनजाति पाई कहाँ जाती है? सबसे पहले हम चर्चा करें कि पारधी जनजाति पाई कहाँ जाती है। पारधी जनजाति पाई जाती है भोपाल सीहोर वाले क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? भोपाल, रायसेन, सीहोर इस क्षेत्र में पाई जाती है। और सर्वाधिक मात्रा कहाँ? रायसेन सीहोर में है। कहाँ पर? रायसेन और सीहोर में।
फिर जो पारधी है वह वन्य पशुओं का शिकार करने और पकड़ने में बहुत सिद्धस्त हैं। क्यों? क्योंकि ये आखेट करते हैं, तो वन्य पशुओं को, जंगली जानवरों को पकड़ने में और उनको शिकार करने में क्या सिद्धस्त हैं। अब इनका एक वर्ग है, कौन सा? चीता पारधी। चीता पारधी क्या? चीता को पकड़ने में बहुत माहिर होते थे। क्या होते थे? चीते को पकड़ने में माहिर होते थे। 100 साल पहले या भाई आज़ादी कुछ वर्ष बाद चीता भारत से विलुप्त हो गया था। वर्तमान में फिर से कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में इनको क्या किया गया है? फिर से इनका आवास निर्मित किया गया है। लेकिन जब भारत पाए जाते तो ये माहिर थे, और ये क्या, बचपन में जब शिशु चीता होता था, बच्चा चीता होता था, उसे पकड़कर उसे पाला करते थे। ये करते थे कोल जनजाति के लिए। फिर से एक होती है क्या? फांस पारधी। फांस पारधी क्या? फंदा लगाकर शिकार करते थे। फांस पारधी फंदा फंसाकर शिकार करते थे। फिर एक होता है सीसी का तेल वाले पारधी। तो ये क्या? मगरमच्छ का तेल निकालकर उस सीसी में बेचा करते थे। क्या? मगर का शिकार करके, मगरमच्छ का शिकार करके उसकी चर्बी का तेल प्रयुक्त करते थे और सीसी में रखकर बेचते थे। तो इसे क्या? सीसी का तेल पारधी कहा जाता था। फिर जो पारधी समाज की महिलाएं हैं, जो पारधी समाज की महिलाएं हैं, इन्हें शिकार की अनुमति नहीं है। पारधी समाज की महिलाओं को शिकार की अनुमति नहीं है। शिकार केवल कौन? पुरुष पारधी करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष पारधी। फिर अगर हम बात करें पारधियों के उपभेदों की, बहुत सारे उपभेद हैं पारधी समाज के। तो गोसाई पारधी। गोसाई पारधी क्या करते हैं? गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करते हैं। गैरिक मतलब गेरुआ, गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करते हैं। भगवाधारी वस्त्र साधुओं जैसे दिखाई देते हैं। तो क्या ये हिरणों का शिकार करते हैं। जो गोसाई पारधी है गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और हिरणों का शिकार करते हैं। ये पारंपरिक रूप से वर्तमान में नहीं करते हैं, ये प्राचीन काल में करते थे। वर्तमान में तो शिकार बैन है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन जो पहचान इनकी बन गई वो पहचान अभी भी चल रही है। क्या है? गोसाई पारधी हिरणों का शिकार करते थे, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। फिर आता है चीता पारधी। चीता पारधी अभी हाल हमने चर्चा की, क्या करते थे कि चीतों का शिकार करते थे। फिर एक होता है भील पारधी। कौन? भील पारधी। यह जो मैं अपवाद की बात आपसे कर रहा था, भील पारधी ये क्या करते हैं? बंदूकों से शिकार करते हैं। भील पारधी बंदूकों से शिकार करते हैं। फिर एक होते हैं लंगोटी पारधी। लंगोटी पारधी क्या? केवल लंगोटी पहनते थे पहले। क्या पहनते थे? लंगोटी ही धारण करते थे, इसलिए इनका नाम लंगोटी पारधी हो गया। लंगोटी पारधी से संबंधित कुछ परंपराएं भी है। क्या है परंपरा? लंगोटी पारधी की पुरुष क्या? देवी की प्रतिमा अपने साथ रखते हैं। देवी की प्रतिमा अपनी कमर में बांधते हैं। लंगोटी पारधी के पुरुष क्या करते हैं? देवी की प्रतिमा अपनी कमर में बांधते थे। और इसके बाद जो लंगोटी पारधी की महिलाएं हैं, लंगोटी पारधी की महिलाएं किस जनजाति की? लंगोटी पारधी की महिलाएं हैं, यह कमर से नीचे कोई भी आभूषण नहीं पहनती हैं और साड़ी घुटनों तक ही पहनती हैं। विशेष ध्यान रूप से इसको हाईलाइटेड करके सुने कि जो लंगोटी पारधी की लंगोटी पहनते हैं, क्या अपनी कमर में क्या देवी की प्रतिमा धारण करते हैं। और जो लंगोटी पारधी की महिलाएं हैं, यह कमर से नीचे कोई भी आभूषण धारण नहीं करते हैं। क्यों? इनकी ये मान्यता रहती है कि देवी की प्रतिमा में हमारे पास चांदी की प्रतिमा रखते थे, और है ना प्राचीन काल में, तो देवी की प्रतिमा हमारे पुरुष कमर में रखते हैं। अगर हम कमर से नीचे कोई आभूषण पहनेंगे, वो भी चांदी का बन रहा है अगर, तो क्या इसमें देवी की अवहेलना होगी। यह परंपरा थी किसमें? लंगोटी पारधी में। फिर एक होता है टाकनकार या टकिया पारधी। टाकनकार या टकिया पारधी तो क्या? सामान्य शिकारी और हाका लगाने का कार्य करते थे। क्या करते थे? टाकनकार या टकिया तो सामान्य शिकारी होते थे। फिर एक होता था बंदर पारधी। बंदर पारधी क्या? नाचने गाने वाले। बंदर क्या? उछलते कूदते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, तो इस तरीके से क्या बंदर पारधी भी क्या हैं? नाचने गाने वाले पारधी। फिर सीसी का तेल वाले पारधी तो क्या? मगरमच्छ का शिकार करके उसकी चर्बी का तेल बेचा करते थे। फिर फांस पारधी क्या करते हैं? शिकार को जाल में फंसाते हैं। किसको? शिकार को जाल में फंसाते थे, जाल फंसाकर। तो पारधी जनजाति के ये भेद आपको याद हुए होंगे। गोसाई पारधी गेरुआ रंग, हिरणों का शिकार चीता पारधी, चीता भील पारधी बंदूकों से शिकार, लंगोटी पारधी लंगोटी पहनते हैं। टाकनकार या टकिया पारधी शिकारी होते हैं, सामान्य शिकारी। फिर बंदर पारधी क्या? नाचने का कार्य करते हैं, सीसी का तेल बेचने वाले। और फांस पारधी फिर जी यहाँ पर हमारी क्या ये पारधी जनजाति खत्म होती है। एक बार जल्दी से 5 मिनट में जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। 5 मिनट में आज की पूरी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। अगले दिन से नेक्स्ट लेक्चर में यही कोशिश करूंगा आपकी
एक लेक्चर में 15 स्लाइड से ज़्यादा ना हो, जिससे बहुत जल्दी हम रिवाइज करें और 15-15 स्लाइड का ही लेक्चर बनाइए। छोटे छोटे लेक्चर आपको बहुत जल्दी देखने में आसानी भी होगी। तो कोल जनजाति है क्या? मुंडा समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। किसकी? मुंडा समूह की जनजाति थी। ये ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। मूल स्थान क्या? रीवा के कोराली क्षेत्र। इसके बाद फरेंदा और बद्री राजा, फरेंदा और बद्री राजा नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या? रामायण में इनको क्या? कोल किरात कहा गया है, और इनके विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण में भी इनका उल्लेख है। और क्या? सबरी माता को अपना माँ मानते हैं, सबरी को। फिर ऋग्वेद में क्या? कोलहटी शब्द का उल्लेख है, जो कोल जनजाति से संबंधित थे। बाद में ये क्या? कोलहटी से कोल हुआ, वर्तमान में कोल कहलाने लगे। फिर कोल जनजाति मूल निवास कहाँ पर है? रीवा के फरंदा कराली गांव में। फिर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो ये क्या? बघेलखंड में, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया इस क्षेत्र में पाई जाती है। मंडला में भी पाई जाती है। और क्या? ये जो अपने घर बनाते हैं घास फूस के, वो क्या? मड़ई कहलाता है। क्या कहलाता है? मड़ई कहलाता है इनका घर। फिर ये क्या? इसकी स्त्रियां जो क्या? नीले रंग का गुदना गुदवाती हैं। गुदना कौन से? नीले रंग का गुदवाती हैं। फिर क्या? लाख के आभूषण, लाख के आभूषण का ये प्रयोग करते हैं। पितृसत्तात्मक समाज है। और फिर क्या? फूफा सबसे सम्मानीय व्यक्ति होता है। जो भोजन में हमने क्या देखा था कि कदई, कदई कुछ स्पेसिफिक था, बाकी तो सब बेसिक ही होती हैं। फिर अगर इनमें क्या? गोड़ घोबा कार्यक्रम जो विवाह पक्का होने पर होता है, इसमें क्या करता है? स्त्री पक्ष, वधु पक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों के पैर धोते हैं। इसके दौरान जो दादर गीत गाए जाते हैं उसे क्या? कोल दादर कहा जाता है। फिर कोल स्त्री की मृत्यु होने पर क्या? शव यात्रा में महिलाएं भी शामिल होती हैं और उसको नहलाती भी हैं। फिर जो हाईखार क्रिया, तीसरे दिन क्या? हाईखार क्रिया होती है। फिर जादू टोना और भूत प्रेत झाड़ फूक का कार्य कौन? गुनिया अथवा भुइयार करते हैं। फिर प्रमुख देवी देवता इनके हिंदू देवी देवता हैं। और शारीरिक बनावट की बात की गई थी। फिर इसमें क्या? गांव का मुखिया, गांव का मुखिया क्या? चौधरी कहलाता है, जिसे क्या? गोटिया या महतो भी कहा जाता है। और गांव के नज़दीक कोल जनजाति के लोग जो नज़दीक अपना गांव कॉलोनी बसाते हैं उसे क्या? टोला कहा जाता है, जिसे क्या? कोल्हन टोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्हन टोला। और पूरे गांव को, अगर पूरे गांव में कोल जनजाति बसी हुई है तो उसे गांव को क्या? कोल्हान कहा जाता है, कोल्हान। इनमें जो विवाह पद्धतियां प्रचलित हैं वो विवाह पद्धतियां कौन कौन सी हैं? मंगनी विवाह, राजीबाजी विवाह, विधवा विवाह ये है। और मंगनी विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर अगर कोई महिला अपने पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है तो उसे क्या सजा दी जाती है? कोदई भाजी की। कौन सी सजा? कोदई भाजी की सजा दी जाती है। इसमें क्या? उसे पूरे कोल परिवार को भोजन कराना पड़ता है। फिर इसके बाद क्या? जो इसमें दफनाने और जलाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं कोल जनजाति में। तो दफनाए के जाता है, जलाए के जाता है, हम पर्याप्त इस पर डिस्कस कर चुके हैं। जो नृत्य है कौन सा? कोल दहका इनका नृत्य है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। इसमें क्या? नगाड़िया बोल के झांझ का प्रयोग। इसके अलावा केहिरा, दोतलिया और नारदी ये भी इनके प्रमुख नृत्य हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? शारीरिक संरचना क्या है? फिर निवास, निवास क्या? खुले स्थानों पर होते हैं। क्या? हमने मड़ई शब्द यूज किया था। कौन सा? मड़ई, मड़ई तो याद रखिएगा। फिर क्या? ये गाय और शेर का मांस नहीं खाते हैं। शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन गाय व शेर का मांस नहीं खाते हैं। और संगीत के शौकीन होते हैं जनजाति के लोग। भील जनजाति के युवा बांसुरी वादन के शौकीन होते हैं, इसके संगीत के शौकीन होते हैं। शराब स्वयं नहीं बनाते हैं, त्योहारों पर ही पीते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं शराब। फिर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो उपवर्ग कौन कौन से हैं? तो दशहरा, पाकुरिया, कगवारिया। पितृसत्तात्मक समाज है। इनकी जो पंचायत होती है इसे क्या? गोहिया कहते हैं। पंचायत कौन सी? गोहिया कहते हैं। जो ये क्या करते हैं? खेतीहर मजदूर होते हैं। और बुवाई का कार्य केवल पुरुष करते हैं, महिलाएं बुवाई नहीं करती हैं। याद रखिए। हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं। फसलों की रक्षा के लिए सूर्य, चंद्रमा, पवन आदि को भी पूजते हैं। ये इनकी उपजातियां कौन सी है? रोतिया, रोतिले। रोतिया, रोतिले इनकी उपजातियां हैं। और दशहरा, कगवारिया कौन कौन से? दशहरा, कगवारिया और पाकुरिया ये क्या? इनके उपवर्ग हैं। याद रखिएगा। वाचक परंपरा इनकी समृद्ध है। और ये क्या? प्राचीन रूप काल में क्या? शासक भी माने जाते थे, केरल के चोल पांड्य के समान। और ये क्या? मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। वाचक परंपरा समृद्ध है इनकी। और कोल का मुंडारी भाषा में अर्थ, कोल का मुंडारी भाषा में अर्थ क्या होता है? मानव। अब इसके बाद देखते हैं पारधी जनजाति। पारधी जनजाति क्या? मराठी भाषा के पारक शब्द, मराठी भाषा के पारक शब्द से इसका उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ होता है आखेट। तो ये क्या? शिकार आखेटन करने वाली जनजाति है। ये क्या? जाल फेंक कर शिकार करते हैं। क्या नहीं करते हैं? बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर ये क्या? भोपाल, रायसेन, सीहोर के आसपास पाई जाती है, जिसमें रायसेन और सीहोर के पास जाना है। और क्या? वन्य पशुओं के शिकार में सिद्धस्त होते हैं। एक होता है चीता पारधी जो क्या? चीतों को पकड़ने में माहिर होते हैं। एक होते हैं फास पारधी जो फंदा लगाकर जनजातियों का शिकार, वो जानवरों का शिकार करते हैं। फिर है सीसी का तेल वाली पारधी, तो ये मगरमच्छ का शिकार करके उसकी चर्बी का तेल बेचा करते थे। फिर महिलाओं को शिकार की अनुमति नहीं है। फिर गोसाई पारधी गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करते हैं और हिरणों का शिकार करते हैं।
चीता पारदी हो गया, फिर ये होता है भील पारदी। भील पारदी क्या, बंदूकों से शिकार करते हैं। लंगोटी पारदी लंगोटी धारण करते हैं और कमर में देवी की चांदी की प्रतिमा भी धारण करते हैं। फिर टकनाकार टाकन पारदी भी होता है, एक होता है बंदर पारदी, नृत्य करते हैं, नाचने गाने वाले। तो ये हुए क्या प्रमुख हमारे आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। हमने आज देखा क्या, कोल जनजाति और पारदी जनजाति। अब आगे की क्लासेस में हमारी कोशिश रहेगी अधिकतम 20 लेक्चर में आपकी पूरी जनजातियाँ कवर कर दें, और अगले हफ्ते, इस हफ्ते के एंड तक आपकी जनजातियों की सारी क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। तो लगातार देखते रहिए ज्ञानशिला एकेडमी पर जनजातियाँ, जो आपको क्या प्रीलिम्स पार करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 क्वेश्चन तक इसमें आ सकते हैं। तो बने रहिए ज्ञानशिला एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।